साथियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक भोसले के आर, तुलजाराम चतुरचंद महाविद्यालय बारामती। साथियों, आज हम पाठ क्रमांक 3 पद्य पाठ है जिसका शीर्षक है 15 अगस्त और इसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। साथियों, ये शीर्षक इस कविता का है, फिर से सुनिए, 15 अगस्त और इसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। कविता को देखने से पहले हम कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार, काव्य परिचय आदि को देखने वाले हैं। तो देखते हैं कवि परिचय। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। देखिए, इनकी शिक्षा जो है झांसी और लखनऊ में हुई है। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। ये पहले ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे, आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से भी जुड़े रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला और ये गिरिजा कुमार माथुर जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ और न्यूयॉर्क में ये जो है सूचना अधिकारी के रूप में ये कार्यरत थे। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। हम देखने वाले हैं कि इनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर किस प्रकार मिलते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। अब आगे देखते हैं प्रमुख उनकी कृतियाँ। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्ता के हूँ सामने, ये उनके काव्य संग्रह है। आदि उनका प्रचुर साहित्य मिलता भी है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। काव्य प्रकार देखिए, काव्य का प्रकार यानी कि टाइप्स कौन सा है। ये गीत विधा है जिसमें एक मुकड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। देखिए, गीत विधा है, इसको गाया भी जाता है, गेय के रूप में होता है ये। इसमें एक मुकड़ा होता है और 3 अंतरे होते हैं। हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है कि परंपरागत भाव का बोध और शिल्प इसमें जो है प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। देखिए, उनकी जो कवि की कथ्य की या अभिव्यक्ति हेतु जो है, जो कहना है उसे प्रस्तुत करने के हेतु वो अलग अलग उपादानों का जो प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, बिंबों का प्रयोग करते हैं, उपमानों को लोक जीवन से लेकर ये अपने काव्य में प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि तार सप्तक जो है ये, इसको नाम 7 कवियों के संग्रह को लेकर इसे तार सप्तक कहा गया है। इसका भी एक रोचक इतिहास है, मैं आपको जाते जाते बताऊंगा कि जब प्रगतिवादी कविता का दौर शुरू था और उसी समय कुछ कवियों ने प्रयोगवादी कविता लिखना आरंभ किया। कभी जब समय मिलेगा तो मैं आपको प्रगतिवादी कविताएं क्या है, प्रयोगवादी कविता क्या है वो बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि
प्रगतिवादी कविता का दौर चोटी पर था, तभी कुछ कवियों ने प्रयोग कविता में नए नए प्रयोग करना आरंभ कर दिया था और उनके कविताओं को कोई आलोचक नहीं मिल रहा था। तब ये स्वयं कवि ही आलोचक बन गए। तो इस प्रकार 4 तार सप्तक निकले हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो इस प्रकार के 7 कवियों को देखिए, आगे उसके प्रमुख थे संपादक के रूप में, वो सामने आए और उन्होंने 7 कवियों का एक सप्तक करके उनकी कविताओं को प्रकाशित किया। तो इन कवियों का जो है गिरिजा कुमार माथुर जी का जो है इसमें महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। काव्य परिचय। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। आज भी देखिए, स्वतंत्रता 15 अगस्त हो या 26 जनवरी के 2 दिन ही, मैं तो बार बार अपने भाषणों में कहता हूँ कि 2 दिन जो है राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति हमारी बहुत जोर पर होती है, ज्वार आ जाता है उसमें कि वो चोटी पर होती है, बहुत उसका पारा जो है ऊपर चढ़ता है इन 2 दिनों में, 15 अगस्त और 26 जनवरी। क्यों ऐसा होता है? हर दिन होना चाहिए जज्बा। जैसे हमारे जवान हैं, सिपाही है, वो हर दिन उनमें वो जज्बा होता है राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव। लेकिन हमारे मन में, हमारे अंदर ये जज्बा, शायद दूसरे लोग, मैं ये दावे के साथ नहीं कहता हूँ कि बहुत लोगों के साथ ये हर दिन जज्बा, ये जो सिटीजन होते हैं या हम आम लोग होते हैं, उनमें आ जाता है, हर दिन जज्बा ये होता है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है 90% लोग जो है ये 2 दिनों में ही ज़्यादातर राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं और अन्य दिनों में नहीं। जो 10% जो लोग हैं, शायद वो हर दिन उनमें 100 में से जो है वो जज्बा, वो राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति जो है वो दिखाई देती है। लेकिन वो हर दिन होनी चाहिए, हर क्षण, हर समय राष्ट्र के प्रति अभिमान, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, ये होना चाहिए और वो हमेशा याद रखना चाहिए। तब ये जाकर देश दुनिया में एक मॉडल बन जाएगा और सबको एक दिशा देने का काम जो है ये देश करेगा और लोग भारत का उदाहरण दे देंगे, हमारे राष्ट्र का उदाहरण दे देंगे। तो इसलिए सिर्फ इन 2 दिनों में ही ये जो उत्साह नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, भारत आज़ाद हुआ, मुक्त हुआ गुलामी से, तो देश में सारे चारों ओर जो है ये उत्साह, एक आनंद छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। लेखक इस कविता के द्वारा जो है इस नव उल्लास के साथ साथ जो है आप आनंद मनाइए, उल्लास मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ देशवासियों को तथा सैनिकों को, देखिए सिर्फ सैनिकों को सजग रहने के लिए नहीं कहा है, हमारे देशवासी जो है उनको भी सजग रहने के लिए और जागरूक रहने का जो है ये कवि आह्वान कर रहा है। क्यों कर रहा है, हम उसे देखने वाले हैं। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। क्यों कवि ऐसा कहना चाहते हैं? भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए
लक्ष्य उद्देश्य कि भारत की स्वतंत्रता बरकरार रहे, उस पर कोई आंच न आने पाए, क्योंकि ये जो दुख की काली छाया जो है अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी दो राष्ट्र किस प्रकार हमारा देश शांति प्रिय है, फिर भी इतना सता रहे हैं। शांति का मतलब हमारे मंत्रियों ने कहा है, शांति का मतलब ये डरपोक नहीं है, बल्कि वीरता की निशानी है। ये वीरों को ही शोभा देती है शांति। वो राजनीतिक बातें अलग होती है, लेकिन वीर को भी शोभा देती है। इसलिए कवि कहता है कि ये काली छाया, कवि ने कब कविता लिखी और आज अगर हम इसे देखें तो पूर्ण रूप से यहाँ पर आज के दौर में जब ये डोकलाम, पाकिस्तान, चीन वगैरह यहाँ पर जो हरकतें चल रही है उसको लेकर शायद कवि को इसका आभास हुआ हो, या पहले जो इन दो राष्ट्रों के बीच हमारे साथ युद्ध हुए हैं उसको लेकर, या जब हम आज़ाद हुए उस आज़ादी को लेकर उसे बरकरार रखने के लिए कहते हैं कि दुखों की काली छाया जो है ये संकट अभी टला नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। बहुत ही पते की बात कही है। अंग्रेज़ों से तो हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों जैसा बर्ताव करने वाले इस देश के ही सुपुत्र है, देश के ही लोग हैं जो अभी भी देश में भेदभाव करते हैं, ऊंच नीचता को अपनाते रहते हैं, अपनी ही जेबें कैसे भरे इसकी ओर ध्यान रहता है। बाकी जनता का तो कोई विचार ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि शोषित है जिनका शोषण किया जाता है, पीड़ित है और जो जिंदा भी है लेकिन वो मृत प्राय है, ऐसे जो समाज के लोग हैं, ऐसा जो वर्ग है उसका पुनरुत्थान होना चाहिए। तभी जब ये जो है दबे कुचले पिछले जो लोग हैं, शोषित है, पीड़ित है, जिंदा होकर भी मृत प्राय है, वो इस देश के वासी है, निवासी है, उनका भी इस भूमि पर उतना ही अधिकार है, इस राष्ट्र पर उनका उतना ही अधिकार है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इसलिए जब इनका पुनरुत्थान होगा उनको इस मुख्य प्रभाव में लाया जाएगा, तभी सही मायने में हम कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। वैसे तो जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तभी अण्णा भाऊ साठे ने आवाज़ उठाई थी कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। देखिए अण्णा भाऊ साठे ने क्या कहा था कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अब लगता है देश के इस लॉकडाउन के कारण आपने साथियों देखा होगा किस प्रकार लोग रोटी के लिए तरस रहे थे, भूखे ही मर गए। पैदल चलते चलते पाँव में इतने छाले पड़ गए, देखकर भी हमारे मन में ये पीड़ा उत्पन्न होती थी। आपने भी देखा होगा इतने लोग पैदल हजारों किलोमीटर चल कर गए। तो इस आज़ादी को बरकरार रखना है तो ये जो कवि कहते हैं कि ये जो शोषित है, पीड़ित है, जो मृत प्राय है, ये इस देश के वासी है, इस देश के वो भी पुत्र है, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थ में कहेंगे कि भारत आज़ाद हुआ है। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। इसका इतिहास आपने पढ़ा है, आपको स्कूल में पढ़ाया गया है,
और बार बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के दिन आपने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है हासिल की है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आज़ादी से कौन आज़ाद हुए हैं? आम जनता के पास ये आज़ादी के फल जो है अब तक नहीं पहुँचे। आज़ादी के बाद आज़ादी के जो आंदोलनकर्ता थे, सेनानी थे, कितने ही परिवार थे, उनके लाल, कितने ही माँ बहनों के मांग का सिंदूर मिट गया, तब जाकर ये आज़ादी मिली है। पहले भारत पर अलग अलग शासकों का राज था। 700 वर्ष तक उन्होंने राज किया। उसके बाद अंग्रेजों ने 150 साल तक भारत पर राज किया। जब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी सामने आए, उनके साथ भारत की सारी जनता भी थी। अगर जनता नहीं होती तो ये आज़ादी का आंदोलन सफल नहीं होता। इस आंदोलन को सफल करने का काम जो है इस भारत के लोगों ने किया, जनता ने किया, सहयोग दिया, लाठी खाई, गोलियां खाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं को, जवानों को फांसी पर लटकाया गया। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। अगर इस देश में ऐसे लोग थे, उनका सपना एक अलग प्रकार का था। आज़ादी का सपना उन्होंने जो देखा था वो आज भी पूरा नहीं हुआ। एक अलग प्रकार के राष्ट्र की कल्पना उन लोगों ने की थी, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ही सालों में वो निराशा से भर गए। निराशा उनके हाथ आ गई। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का भारत वो चाहते थे उस प्रकार का भारत आज भी नहीं है। जिस राष्ट्र की कल्पना उन्होंने की थी उस प्रकार का राष्ट्र अब भी नहीं बना है। साथियों, आज हम इस कविता को पूरी तरह से पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं पहले पढ़ लेता हूँ और उसका जो है रस ग्रहण हम बाद में कर लेंगे। देखिए, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार अचल दीप समान रहना। खुले देश के द्वार अचल दीप समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथर से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना। पहरुए सावधान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी है खुली समस्त दिशाएं। विषम श्रृंखलाएं टूटी है खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उड़ता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मुक्त है समाज कमजोर हमारा घर है। शोषण से मुक्त है समाज कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना। लहर तुम प्रवहमान रहना। पहरुए सावधान रहना। पहरुए सावधान रहना।
धूप के धान काव्य संग्रह से ये गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता इस संग्रह से ली है। तो साथियों, अगली क्लास में हम इस कविता का रस ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।